तो आज का टॉपिक क्या है हमारा, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। हम इसका रजिस्ट्रेशन कैसे कराते हैं समझना। देखो बच्चे, मान लो ए बी सी मिलकर कोई भी बिजनेस कर रहा है बेटा, ये तीनों मिल गए ना, तो इन्होंने एक पार्टनरशिप का बिजनेस चालू किया, मिलकर पार्टनरशिप का बिजनेस चालू कर। अब बेटा जी ये लोग क्या चाहते हैं, ये लोग ये चाहते हैं कि जो भी बात इन्होंने तय किया है, भाई ये लोग तय करेंगे ना कुछ बातें, एग्रीमेंट करेंगे ये लोग। अब जो बातें ये लोग तय करेंगे कि भाई कौन कितना पैसा लगाएगा, प्रॉफिट जो होगा तो किस रेशियो में प्रॉफिट को बांटना है, ठीक है, कब तक बिजनेस चलाना है, तो ये सारी जो बातें ये लोग तय करेंगे बेटा, इसको ये लोग ओरल भी कर सकते हैं और इन बातों को ये लोग रिटर्न में भी कर सकते हैं। जब ये लोग रिटर्न में ये सारे बात को तय करते हैं ना बेटा, रिटर्न में, और रिटर्न में करा के ये क्या चाहते हैं कि इस एग्रीमेंट को हम क्या करा ले, रजिस्टर्ड करा ले, और रजिस्टर्ड होगा पार्टनरशिप एक्ट के अनुसार, जो हमारा कानून बना हुआ है ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, रजिस्टर्ड करा लेंगे। अब बेटा रजिस्टर कराने से होगा क्या, कल को कोई भी लड़ाई होती है ए बी सी के बीच में, तो ये लोग क्या दिखा सकते हैं, ये एग्रीमेंट दिखा सकते हैं कि देख भाई हम लोगों के बीच में ये बात क्या हो गई थी, तय हो गई थी। तो इन लोगों का फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि इन लोगों का जो पार्टनरशिप है वो रजिस्टर्ड है। कल को अगर ये लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कराते बेटा, तो कोई भी जो इनके बीच में बात तय हुई थी, उन बात से कोई लोग भी क्या हो सकते हैं, मुकर सकते हैं, तो इनके बीच में लड़ाइयां होने की संभावना है। हालांकि पार्टनरशिप को रजिस्टर कराना बेटा मैंडेटरी नहीं है, अगर आप चाहो तो करा सकते हो, अगर चाहो तो नहीं करा सकते, मर्जी होती है। लेकिन बोला जाता है कि रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए ताकि लड़ाइयां ना हो। तो पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन क्या है, ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। सर अभी हम बिना रजिस्ट्रेशन कराए काम बिजनेस चालू कर ले क्या, बाद में रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। हाँ बेटा कोई इशू नहीं है, शुरू में अगर आपको नहीं कराना है तो मत कराओ, बाद में करा लेना। तो क्या बोला गया कि अब हमें यह समझना है सर, अगर हमें रजिस्ट्रेशन कराना है तो हम रजिस्ट्रेशन कैसे कराएंगे। तो देखो बेटा, रजिस्ट्रेशन में बी अफेक्टेड एट एनी टाइम, यानी रजिस्ट्रेशन आप कभी भी करा सकते हो। कैसे, बाय सेंडिंग स्टेटमेंट इन अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म बाय एंड फी स्टेटिंग। तो क्या करना है बेटा इसमें कि आप रजिस्ट्रेशन कभी भी करा सकते हो, कभी भी, जब आपकी मर्जी है रजिस्ट्रेशन करा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एक डॉक्यूमेंट है बेटा, एक स्टेटमेंट है, जो उसका कुछ फॉर्मेट होगा। मान लो एक ये फॉर्म है और इसमें ये कुछ फॉर्मेट दिए मैं, वो आपको फिल करने पड़ेंगे, और साथ ही साथ वो फी भरना पड़ेगा, जो इस डॉक्यूमेंट है और डॉक्यूमेंट के साथ फी आपको लगाकर आपको देना पड़ेगा। तो बेटा क्या बोला गया कि रजिस्ट्रेशन जब मर्जी जब करा लो, बस एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है उसको फिल कर दो, उस डॉक्यूमेंट को फिल कर दो, और वो फी जो है वो जमा करा दो। अब इसको क्या करना है आपको बेटा, इसको किसके पास जमा कराना है, कैसे जमा कराना है, चाहे तो आप पोस्ट कर दो बेटा कोरियर से, ठीक है, या फिर आप खुद जाकर हैंड डिलीवरी कर दो। किसके पास, रजिस्ट्रार के पास। किसके पास करना है सर, रजिस्ट्रार के पास। कहां के रजिस्ट्रार के पास बेटा, उस एरिया के रजिस्ट्रार के पास इन विच एनी प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म, यानी जहां पर बिजनेस का, जहां पर आप बिजनेस कर रहे हो, जहां पे आपका बिजनेस है, वहां के रजिस्ट्रार के पास इज सिचुएटेड, जहां पे आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस सिचुएटेड है ना, वहां पे, और प्रपोज टू बी सिचुएटेड। देखो दोनों लाइन का मतलब समझना, प्रपोज टू बी सिचुएटेड। अभी क्या सोचा बेटा मैंने, अभी सोच रहा हूं मैं, मान लो कि मेरा बिजनेस मेरे को धनबाद के अंदर करना है, ठीक है, और धनबाद में मान लो रिया, सूफिया, गरिमा, आस्था ने मिलकर बिजनेस चालू किया। तो वो लोग क्या करेंगे बेटा, अगर उन लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना है तो कभी भी वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जो रजिस्ट्रेशन कराने का फॉर्म है बेटा, उस फॉर्म को ये फिल करेंगे, और साथ ही साथ जो पैसा लगना है, फी लगना है, वो फी जमा कराएंगे, चाहे तो कोरियर से जमा कराएंगे, चाहे खुद जाके रजिस्ट्रार के ऑफिस में दे देंगे। लेकिन कहाँ के रजिस्ट्रार ऑफिस में बेटा, जिस जगह पर, मान लो आप धनबाद में बिजनेस करना चाह रहे हो ना, तो जहां पे आपका बिजनेस है, मान लो धनबाद में बिजनेस है, तो रजिस्ट्रार कहाँ का, धनबाद का रजिस्ट्रार,
या फिर जहां पर प्रपोज टू बी सिचुएटेड का मतलब जहां पर आप सोच रहे हो बिजनेस करना, अभी कोई बिजनेस नहीं है, नया बिजनेस चालू करने का सोच रहे हो, तो कहां सोच रहे हो? धनबाद में, तो धनबाद के रजिस्ट्रार के पास। ठीक है बेटा, अब देखो बात को समझो। इसके बाद जो तुम्हारा ये कहा है ना, ये प्रिंसिपल प्लेस, ये जो प्लेस ऑफ बिजनेस है इसको बोलते हैं बेटा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। एक्सक्यूज प्रिंसिपल मी प्लेस ऑफ सर, बिजनेस का मतलब क्या है? हाँ जी, सर हम जहाँ, तो इसमें कहा है बेटा जहां पर बिजनेस है, यानी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का मतलब क्या है? जहां पर बिजनेस का हेड ऑफिस होगा, जहां पर बिजनेस का हेड ऑफिस होगा उस एरिया के रजिस्ट्रार ऑफिस में आपको जाकर प्रिस्क्राइब फॉर्म फिल कर कर पैसे के साथ जमा कराना है। चाहे तो खुद जमा करा दो, हैंड डिलीवरी कर दो, चाहे पोस्ट से जमा करा दो, ये ध्यान रखना है। रजिस्टर ऑफिस कौन से रजिस्ट्रार के पास? जहां पर आपका बिजनेस का हेड ऑफिस है, उस वहां के रजिस्ट्रार के पास। आई होप ये आपको आराम से क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो बेटा, अब जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है सर, उस फॉर्म में मुझे क्या क्या भरना है, फीस के साथ साथ क्या क्या मुझे बताना है प्रिस्क्राइब फॉर्म में? तो बेटा आपको क्या बताना है? आपके फर्म का नाम क्या है, जो आपका बिजनेस है ना बेटा, बिजनेस, उसका नाम क्या है, वो नाम बताना है। ओके सर, और आपको क्या बताना है इस फॉर्म में? कि आपके बिजनेस का प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, यानी आपके बिजनेस का हेड ऑफिस कहाँ है? प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। बेटा ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका जो बिजनेस है ना वो है धनबाद में और उसके ब्रांचेस और भी जगह हैं, तो आपको उस फॉर्म में बताना पड़ेगा कि आपका हेड ऑफिस कहाँ है, मेन हेड ऑफिस, तो वो फिल करके देना है। पहला फिल करके देना है फर्म का नाम क्या है। मान लो आपने लिखा एबीसीडी, कोई भी एबीसीडी एंड कंपनी, तो आपको नाम बताना पड़ेगा कि बिजनेस का नाम क्या है। दूसरा कि आपके बिजनेस का हेड ऑफिस कहाँ है, वो बताना पड़ेगा। अगर कोई आपका अदर प्लेस ऑफ बिजनेस भी है, कोई अगर ब्रांच भी है, तो वो ब्रांच कहाँ कहाँ है बेटा जी, वो भी बताना पड़ेगा। जो आपके पार्टनर बने हैं ए बी सी, मान लो ये 3 पार्टनर बने, तो इन लोगों ने ज्वाइनिंग कब करी थी बिजनेस को, उस डेट को बताना पड़ेगा बेटा। हर एक पार्टनर का ज्वाइनिंग डेट बिजनेस का, वो डेट बताना पड़ेगा। जो पार्टनर्स हैं उन सभी पार्टनर का नाम और उनका परमानेंट एड्रेस बताना पड़ेगा। जो पार्टनर है उन सभी पार्टनर का नाम और उन पार्टनर का परमानेंट एड्रेस बताना पड़ेगा। और पार्टनरशिप बिजनेस आप कब तक करोगे बेटा? ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस। मान लो आप लोगों ने बिजनेस किया 4 साल के लिए, तो आपको बताना पड़ेगा 4 साल के लिए। बेटा अगर आप लोग समय तय करते हो ना, भाई 3 साल के लिए बिजनेस करना है या 4 साल के लिए बिजनेस करना, जब भी ये बात बताना पड़ता है। लेकिन अगर आपने कोई समय नहीं तय किया, आप लोग ये चाहते हो कि आपका पार्टनरशिप एट विल रहे, यानी अनलिमिटेड टाइम तक बिजनेस रहे, जब तक चलता जाए, अब ये 6 पॉइंट बताने की उसमें जरूरत नहीं है। ये जभी जरूरत है अगर पर्टिकुलर पार्टनरशिप है तो। और टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप में मैंने समझाया था बेटा जी, पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होता है, ये वाली बात वहां से आपको क्लियर हो जाएगी। तो प्रिस्क्राइब फॉर्म में ये चीज आपको फिल करना है बेटा। फिल करने के बाद फी जो है वो देना है। जहां पर रजिस्ट्रार है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, हेड ऑफिस है, वहां के रजिस्ट्रार को ये जमा कराना है। और इसमें क्या किया जाएगा बेटा, ये साइन किया जाएगा सभी पार्टनर्स के द्वारा। ये साइन किया जाएगा सभी पार्टनर्स के द्वारा और देयर एजेंट स्पेशली एथोराइज फॉर दिस पर्पस, वो पर्सन जिसको लीगली एथोराइज मिला है। देखो इस बात को मैं समझा देता हूं बेटा। मान लो 3 पार्टनर है ए बी सी, ठीक है। तो जो आपका प्रिस्क्राइब फॉर्म था बेटा, उसमें सारी डिटेल्स फिल कर दोगे आप लोग। सारे पार्टनर ए बी और सी भी क्या करेगा, साइन करेगा। अगर कोई पार्टनर नहीं है बेटा, कहीं गया हुआ है, तो उस पार्टनर का जो एजेंट होगा, मान लो डी, इस ए ने क्या कर रखा है, डी को ये पावर दे रखी है कि मेरे अगर मैं नहीं रहूंगा तो कहीं साइन करना पड़े तो वो डी साइन कर सकता है। तो जिसको ये अथॉरिटी दी गई है बेटा, वो इस फॉर्म के अंदर साइन कर देगा। ठीक है, तो यहां पर फिर क्या किया जाएगा बेटा, इसको रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे समझो। अब क्या बोला गया, जो पहले पॉइंट में आप लिखोगे ना बेटा, फर्म का नाम, जो आपको नाम बताना है ना, फर्म का नाम जो फिल करके देना है, तो आपको क्या ध्यान रखना है उसमें कि जो फर्म का आपका नाम होगा ना, उसमें ये चीज नहीं होना चाहिए। देखो, फर्म नेम
shall not contain any of the following words, namely crown, emperor, empress, empire, imperial, king, क्वीन, रॉयल एक्सेट्रा। बेटा ये वो नाम है जो इस्तेमाल नहीं किए जा सकते बिजनेस के साथ। ये गवर्नमेंट ने इस पे रूल बनाया हुआ है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कैप्चर किया हुआ है बेटा। तो आप ऐसा कोई बिजनेस में ऐसा शब्द यूज नहीं कर सकते, लाइक क्राउन, इस तरह का कोई नाम नहीं रख सकते आप बिजनेस के अंदर। तो जो फर्म का, पार्टनरशिप फर्म का आप बिजनेस तय करोगे बेटा, तो उसमें ये नाम आपका नहीं होना चाहिए। इस बात को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा इसमें, रजिस्ट्रेशन इज इफेक्टिव फ्रॉम द डेट व्हेन ऑल डॉक्यूमेंट विथ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एंड प्रिस्क्राइब्ड फी आर डिलीवर्ड टू द रजिस्ट्रार। देखो बेटा क्या बात कहता है कि मैंने 1 जुलाई 2018 को सारे डॉक्यूमेंट कोरियर से रजिस्ट्रार को भेज दिया फीस के साथ। अब बेटा रजिस्ट्रार को जाकर वो 1 दिसंबर 2018 को मिलता है। बेटा मैं क्या मानूंगा, मेरी रजिस्ट्रेशन कब से मानूंगा? मैं रजिस्ट्रेशन मानूंगा जिस दिन मैंने उस चीज को, किस चीज को, सारे डॉक्यूमेंट को प्रिस्क्राइब फी के साथ रजिस्टर्ड को डिलीवर्ड कर दिया था, मैं उस दिन से मानूंगा। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है कि रजिस्ट्रार को कब मिला या उसने कब देखा। मेरी रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव हो जाएगी उसी दिन से जिस दिन मैंने भेज दिया था। आगे देखो, डेट ऑन विच रजिस्ट्रार मेक्स एंट्री इन द रजिस्टर ऑफ फर्म इज इमैटेरियल। हमें उससे कोई मतलब नहीं है जिस दिन रजिस्ट्रार अपने रजिस्टर के अंदर उस फर्म को, उस फर्म की रजिस्ट्रेशन की एंट्री करता है, हमें उससे कोई भी मतलब नहीं है। जिस दिन हमने कोरियर से भेज दिया बेटा, रजिस्ट्रेशन उसी दिन से इफेक्टिव माना जाएगा। आगे, इन इंग्लिश लॉ रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म इज कंपल्सरी। आपके भारत देश के अंदर क्या बेटा, पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नहीं है, लेकिन इंग्लिश लॉ के अंदर क्या बेटा, पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है। अगर वहां पर इंग्लिश लॉ में अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते ना, मतलब इंग्लिश लॉ में तो रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है सर, अगर वहां हम रजिस्ट्रेशन नहीं कराते तो क्या है, प्लांटी है बेटा फॉर नॉन रजिस्ट्रेशन। बट देयर इज प्लांटी फॉर नॉन रजिस्ट्रेशन, बट देयर इज नो प्लांटी। यहां पर इंडिया में कोई भी प्लांटी नहीं है बेटा, किसके लिए, नॉन रजिस्ट्रेशन। लेकिन हाँ इंग्लिश लॉ में क्या बेटा, प्लानिटी है। आगे देखो, मेरी बात को समझना बेटा। अभी तक मैंने जो पोर्शन आपको क्लियर कराया, क्या कराया कि भाई साहब पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं है। अगर आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो सारे डॉक्यूमेंट के साथ, प्रिस्क्राइब फी के साथ, जहां पे आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, जहां पे आपका बिजनेस का हेड ऑफिस है, वहां के रजिस्ट्रार को सारे डॉक्यूमेंट प्रिस्क्राइब फी के साथ जमा करा दें। डॉक्यूमेंट में आपको फील क्या क्या करना है, आपको फर्म है जो आपकी, जो आपका बिजनेस है, उसका नाम फिल करना है। नाम में कुछ बातें बताई गई है कि भाई ये नाम आप इस्तेमाल नहीं कर सकते तो इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस यानी हेड ऑफिस का है वो बताएंगे फॉर्म में, कोई ब्रांच है तो वो बताएंगे, आपके पार्टनर्स ने बिजनेस को ज्वाइन कब किया था तब बताएंगे, उनका नाम क्या, उनका एड्रेस क्या वो बताएंगे, आपका पार्टनरशिप कब तक चलेगा वो बताएंगे। सभी पार्टनर उस पर साइन कर देंगे, या पार्टनर नहीं है तो एजेंट साइन कर देंगे। फिर हमने ये देख लिया नाम ये यूज नहीं करेंगे। रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव उस दिन से मानूंगा जिस दिन मैंने डिलीवरी कर दिया रजिस्ट्रार को। मुझे उससे मतलब नहीं है उसने कब एंट्री किया अपने रजिस्टर के अंदर, मुझे उससे कोई भी मतलब नहीं है। जैसे बेटा तुम लोग क्लास में अटेंडेंस बोलते हो ना, यस सर, तो बेटा जिस वक्त तुमने अटेंडेंस बोल दिया ना उस टाइम तुम्हारा अटेंडेंस मान लिया जाएगा। इससे कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारा टीचर तुम्हारा रजिस्टर में कब प्रेजेंट लगाता है उससे कोई भी मतलब नहीं है। तो वैसे ही बोला कि आपने जब कोरियर से डॉक्यूमेंट दे दिया और आपने फी भर दिया तो बेटा उसी दिन से रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव मान लिया जाएगा। कोई मतलब नहीं है रजिस्ट्रार रजिस्टर में कब एंट्री करता है आपके फर्म के बारे में। और बोला इंग्लिश लॉ के अंदर क्या बेटा, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, अगर नहीं कराते हो तो फाइन लगता है। हाँ, जो इंडिया है उसके अंदर नॉन रजिस्ट्रेशन पे कोई भी प्लांटी नहीं है। अब देखो बेटा, एक तुम्हें ये दिखा रहा हूं मैं, डिपार्टमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट ऑफ केरला। ये तुम्हारा कैसे रजिस्ट्रेशन है बेटा, रजिस्ट्रेशन करोगे
तो इस तरह से तुम्हारा रजिस्ट्रेशन होगा, तुम्हें सर्टिफिकेट दिया जाएगा। एक्नॉलेजमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म, एक फर्म है जिसकी रजिस्ट्रेशन हुई है, इसमें ऐसा लिखा होगा द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म करेला। केरला के जो रजिस्ट्रार है ना बेटा, वो क्या कर रहे हैं, वो ये कंफर्म कर रहे हैं, ये एक्नॉलेज कर रहे हैं कि जो स्टेटमेंट है प्रिस्क्राइब फॉर्म में सेक्शन नंबर 58(1) के अकॉर्डिंग, कौन सा कानून, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का कानून, वो फाइल हो चुका है। और फर्म का नाम जो है वो क्या है, गोपिका फर्म, और रजिस्ट्रार ने उसको नाम एंटर कर दिया है, उसका नंबर ये है, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म है बेटा, ये डेट डाल दिया गया है और गवर्नमेंट ने साइन सिग्नेचर कर दिया है। तो इस तरह से तुम्हें जो है रजिस्ट्रेशन का चीज मिल जाता है। ये तुम्हें देखना है कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, ये सब कुछ मैंने दिखाया तुम्हें। आगे क्या बेटा, आगे जो तुम्हारा पॉइंट है, इज रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म कंपलसरी। मैंने कहा था बेटा इंग्लिश लॉ के अंदर ये कंपलसरी है, तो नो registration of firm is not compulsory, but as a consequence of non-registration following disabilities problem are to be faced by the partnership firm। अभी ये पॉइंट समझना है। अभी हमने समझा सर कि अगर हम रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेटा अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हो ना तो तुम्हें क्या क्या दिक्कत आ सकती है उसके बारे में बात करते हैं। बोला कि कोई प्लांटी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कराना है कराओ, नहीं कराना मत कराओ। अगर नहीं कराते हो तो क्या क्या दिक्कतों का सामना तुम्हें करना पड़ सकता है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट है बेटा, नो सूट इन अ सिविल कोर्ट बाय फर्म और अदर को पार्टनर्स अगेंस्ट थर्ड पार्टी। देखो इस पॉइंट को समझ लेना अच्छी तरह। मान लो तुम्हारा फर्म है बेटा ABC एंड कंपनी, ये तुम्हारा बिजनेस का नाम है। तुमने बेटा किसी डी से माल खरीदा था, तुम्हारी फर्म ने किसी डी से माल खरीदा था, तुमने उसको पैसा दे दिया और डी ने तुम्हें माल नहीं दिया बेटा, प्रोडक्ट नहीं दिया। तो अब बेटा ये जो तुम्हारी फर्म है ना, वो थर्ड पार्टी के ऊपर केस नहीं कर सकती और ना ही कोई पार्टनर थर्ड पार्टी के ऊपर केस कर सकता है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। देखो मार तो वैसे ही डाला है तुम्हें गवर्नमेंट ने क्या किया, अरे रजिस्ट्रेशन नहीं कराना, मत कराओ जी, तुम पे हम कोई भी प्लांटी नहीं लगाएंगे। लेकिन प्लांटी भी नहीं लगाओगे और यहाँ पे तुमने हमें वैसे ही मार दिया। गवर्नमेंट क्या कहती है, भैया अगर तुम्हारा रजिस्ट्रेशन नहीं है तो तुम सिविल कोर्ट के अंदर शू नहीं कर सकते, यानी केस नहीं कर सकते। कौन नहीं कर सकता सर, फर्म भी नहीं कर सकती और कोई भी पार्टनर यानी ABC पार्टनर नहीं केस नहीं कर सकता। किस पे, कोई भी थर्ड पार्टी पे, यानी जो डी है वो थर्ड पार्टी है, तो उसके ऊपर केस नहीं कर सकते तुम। ठीक है सर। aggrieved partner cannot bring legal action against other person or the firm। यानी बेटा जो तुम्हारा पार्टनर है A, B और C, तो ये मान लो A के साथ कोई धोखा हुआ, पार्टनर A था बेटा, उसके साथ कोई धोखा हुआ, अगर धोखा जैसे D ने किया ना बेटा, तो D पे ऊपर भी केस नहीं कर सकता A, वो पार्टनर D के ऊपर भी केस नहीं कर सकता। एग्रीड पार्टनर कौन है, जिसके साथ कुछ गलत हुआ है। कैन नॉट ब्रिंग लीगल एक्शन, यानी केस नहीं कर सकता किसके ऊपर, किसी भी थर्ड पार्टी के ऊपर बेटा। नहीं अदर पर्सन कौन है यहाँ, थर्ड पार्टी यानी D, उसके ऊपर केस नहीं कर सकता A। दूसरी बात, अगर बेटा फर्म ने ही धोखा किया, मान लो ABC है, अगर B और C ने मिलकर धोखा कर दिया A के साथ, तो बेटा ये A इन B और C पर केस नहीं कर सकता। तो अभी 2 पॉइंटों में क्या समझाया बेटा जी मैंने, कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा है तो तुम्हारी फर्म यानी तुम्हारा बिजनेस किसी थर्ड पार्टी पे केस नहीं कर सकता, ना ही कोई पार्टनर किसी थर्ड पार्टी पे केस कर सकता है। और एक बात और, कोई पार्टनर दूसरे पार्टनर के ऊपर भी केस नहीं कर सकता अगर उसके साथ धोखा होता है तो। अब सुनो बेटा, तीसरा पॉइंट कितना मजेदार है, इसको सुनना। थर्ड पार्टी कैन शू द फर्म। अब क्या बोला बेटा जी कि ABC एंड कंपनी, ये तुम्हारा बिजनेस है और तुमने किसी D के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, D तुम्हारा कस्टमर है मान लो, तो D ने तुम्हें पैसा दे दिया था बेटा और तुमने उसका माल नहीं दिया, तुमने उसको माल नहीं दिया, तो बेटा D कौन है, आउटसाइड पार्टी, थर्ड पार्टी। D जब भी चाहे ना तुम्हारे फर्म के ऊपर केस कर सकता है, लेकिन D
जो तुम्हारी फर्म है ना वो डी के ऊपर केस नहीं कर सकती, पर हाँ डी जब भी चाहे वो तुम्हारे ऊपर केस कर सकता है। इसलिए लिखा है थर्ड पार्टी कैन शू द फर्म। जो थर्ड पार्टी है वो फर्म के ऊपर क्या कर सकता है, केस कर सकता है। इसके बारे में बताया है। नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा, नेक्स्ट पॉइंट, नो रिलीफ टू पार्टनर्स फॉर सेट ऑफ ऑफ क्लेम। अब इस पॉइंट को समझना बेटा, नो रिलीफ टू पार्टनर्स फॉर सेट ऑफ ऑफ क्लेम, यानी कोई भी पार्टनर जो है वो क्लेम अगर है तो उसको सेट ऑफ नहीं कर सकता। सेट ऑफ का मतलब मैंने तुम्हें समझाता हूं थोड़ा सा। देखो मान लो बेटा तुम्हारी ए बी सी कंपनी एंड कंपनी, ठीक है। अब यहां पर तुम्हें डी को, ये एबीसी कंपनी को क्या करना था बेटा, डी से 1000 रुपए लेना था और डी को 300 रुपए देना था। तो बेटा एबीसी कंपनी क्या कर सकती थी, वो बोलती ना कि भाई देख डी, मुझे तेरे से 1000 लेने हैं और 300 देना है, तो एक काम करना, इसको सेट ऑफ कर ले, सेट ऑफ करके तू मुझे 700 रुपए दे दे। तो बेटा क्या बोला, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा ना तो तुम इस तरह का सेट ऑफ नहीं कर सकते, तुम इस तरह का सेट ऑफ भी नहीं कर सकते, कानून ने ये बोल दिया। तो क्या बोलता है कि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है हालांकि, लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराते तो तुम्हें ये दिक्कत सामना करना पड़ सकता है। क्या, फर्म बेटा केस नहीं कर सकती थर्ड पार्टी पे, कोई पार्टनर केस नहीं कर सकता थर्ड पार्टी पे, कोई पार्टनर दूसरे पार्टनर के ऊपर केस नहीं कर सकता, लेकिन हाँ थर्ड पार्टी फर्म के ऊपर केस कर सकती है, थर्ड पार्टी पार्टनर के ऊपर केस कर सकती है। ये बात बोल दी और बोला कि अगर तुम्हारा फर्म रजिस्ट्रेशन नहीं है ना बेटा तो तुम लोग सेट ऑफ क्लेम भी नहीं कर सकते। पार्टनर को ये बोला कि तुम लोग सेट ऑफ क्लेम भी नहीं कर सकते। ये कानून ने बात बताई है बेटा। नेक्स्ट क्या कहता है बेटा, एक्सेप्शन, अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते तो क्या क्या दिक्कत नहीं आती। अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते तो क्या क्या दिक्कत आती है, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराते तो क्या क्या दिक्कत नहीं आती। राइट ऑफ थर्ड पार्टीज टू sue the firm or any other party, right of partner to sue। अब देखो दो पॉइंट को समझना, अगर सर आपने आपका रजिस्ट्रेशन स्क्रीन नहीं दिख रहा। एक मिनट किसको नहीं दिख, ये टॉपिक नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं, नेक्स्ट क्लास।